Hello and welcome back my dear students. Today we are going to discuss the very easy concept of your chapter 4, that is the admission of a partner. कंसेप्ट का नाम रहेगा स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए, आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन, यानी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको रीवैल्यूड करना होगा। उनकी बुक वैल्यू क्या थी और आज के दिन उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये आपको पता लगाना जरूरी है। कब? जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि हमें एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिशन देना है, यानी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बुक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, फर्म की बुक्स बदलेंगी, फर्म की बुक्स में बदलाव होगा तो फर्म फिर से क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है एक तरह से। तो क्या क्या बदलाव है, क्या ये रीवैल्यूएशन है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई एक पार्टनरशिप फर्म थी, ये उसके दो पार्टनर थे, ये पार्टनर 1, ये पार्टनर 2। इन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर भी हमारी फर्म में ज्वाइन होना चाहिए। ये रहा जी आपका वो नया पार्टनर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब ये पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा उससे पहले इन दोनों ही पार्टनर्स को ये देखना होगा कि जो ये इनकी फर्म है ना, इस फर्म में जो इन्होंने एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, ये जो एसेट्स और ये जो फर्म के अंदर इनकी लायबिलिटीज हैं, ये तो हमेशा किस वैल्यू पे शो होते हैं, बुक वैल्यू पे। ऑलरेडी बात है, जब ये फर्म बनी होगी जो एसेट्स आए होंगे वो हमेशा बुक वैल्यू पे शो होंगे। अब हो सकता है किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो, कोई एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो, आपकी इंक्रीज हो गई हो, और किसी एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अगर स्टूडेंट्स ये जो नया पार्टनर अब इस फर्म में ज्वाइन कर लेता है, अगर इन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है तो क्या इस पार्टनर को नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा? तो ये पार्टनर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुई पड़ी है, ये एसेट्स पहले से ही डाउन है, जब रीवैल्यूड करके देखा गया तो ये पार्टनर क्यों बियर करे इस लॉस को, इसकी क्या गलती बेचारे की? और अगर स्टूडेंट्स इन एसेट्स की वैल्यू में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है, तो स्टूडेंट्स इसको इसका फायदा क्यों मिले, है ना भाई? ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की थी, ये एसेट्स उनकी वजह से क्रिएट हुए हैं, जो उन्होंने प्रीवियसली जितना भी एफर्ट लगाया, उन्होंने जितना भी वर्क किया, एक्सपीरियंस से अपनी रेपुटेशन बिल्डअप की फर्म की, तब स्टूडेंट्स जाके ये एसेट बने थे। अब इन एसेट्स की वैल्यू जब रीवैल्यूड किया गया तो चेक किया बढ़ गई, तो इसका फायदा ये पार्टनर क्यों लेके जाए, ये नया पार्टनर क्यों उठाए? तो इसका सोल्यूशन क्या? तो इसका सोल्यूशन ये किया गया कि आप ये जो एसेट्स, ये जो लायबिलिटीज, ये देखें कि ये बढ़ रहे हैं या ये घट रहे हैं, है ना? आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज घट रही है, ये चेक करो। अब जो रीवैल्यूड करने के बाद एसेट्स को रीवैल्यूड कर दो, जो भी स्टूडेंट्स, अब या तो आपको प्रॉफिट होगा ऑब्वियस सी बात है, या आप लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट और उस लॉस को ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये क्या कर लेंगे, बांट लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस फिर जो नई बैलेंस शीट बनेगी, अब उसमें क्या होगा, आपके नए पार्टनर का भी किरदार होगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस, ये एसेट्स की रीवैल्यूड कैसे होगी, उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए जी, फटाफट से मेरे साथ नोट डाउन कीजिए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये अकाउंट स्टूडेंट्स, इसका नेचर बिल्कुल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर कैसा था, आपके 3 अकाउंट आपने पढ़े थे क्लास 11th में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। जितने भी आपकी क्या हो रही है, आपको इनकम है, गेन है, यानी जितना भी आपको फायदा हो रहा है, फायदे को क्या कर दो, क्रेडिट, और नुकसान को क्या कर दो, हमेशा डेबिट। ये आपका क्या कहता था, नॉमिनल अकाउंट। तो बस आपको यही रूल फॉलो कर रहा है। अब नुकसान या घाटा इसका कैसे पता चलेगा, बस आपको ये देखना है आप रीवैल्यूएशन किसका कर रहे हो, अपने एसेट्स का और लायबिलिटीज का। अगर स्टूडेंट्स आपके एसेट्स क्या होते हैं, घट जाते हैं, आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो स्टूडेंट्स आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, डेबिट साइड। आपको नुकसान हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अगर स्टूडेंट्स आपके लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, किसकी वैल्यू बढ़ जाए, लायबिलिटीज की, तो लिखेंगे आप इंक्रीज इन दी
वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स यहां भी आपको इन्हें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है अब तक आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड की नहीं, आपकी बैलेंस शीट में आई नहीं। अब आपको बैलेंस शीट में आपको पता चला जब आप रिवैल्यूएशन करने लगे तो अरे ये लाइबिलिटीज तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स अब एक नई लाइबिलिटी आई, नई लाइबिलिटी आपके लिए क्रिएट हुई तो आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? ऑब्वियस सी बात, आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होंगी, उन्हें भी आपको किस साइड रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। ओके, अब क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करें भाई, जिससे फर्म को फायदा हो, फायदे वाली चीजों को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि आपने एसेट्स को चेक किया, रीवैल्यूड किया, अगर उनकी वैल्यू में इंक्रीज हो रही है, आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। अगर स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटीज में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो स्टूडेंट्स उन्हें आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। आज तक कोई ऐसा एसेट था जो कि अभी तक आपसे छूट गया था, गलती से आपने कहीं और रिकॉर्ड कर दिया हो, ये सिचुएशन हो सकती है। अब आपको पता चला रही ये तो एसेट था, तो स्टूडेंट्स वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 आइटम्स लिखे आपके लिए, ये लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा, ये 3 आइटम हुए हमारे। अब स्टूडेंट्स इनकी आप जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, ये जो आइटम्स है इनकी जर्नल एंट्री भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस सब्जेक्ट में, आपके इस चैप्टर में मेनली आपसे जर्नल एंट्रीज पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है या डेफिनेटली आएगी, आप ये मान के चलिए। तो जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स मुझे आप बताइए कि जब आपने क्या किया था, आपके एसेट्स की वैल्यू में गिरावट हुई, एसेट्स की वैल्यू घट गई, मैं डेबिट साइड वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे पहली रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, उस एसेट्स जिसकी वैल्यू में क्या आई है, गिरावट आई है, टू एसेट्स अकाउंट, पहली एंट्री। अगर स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन में भी आपको एंट्री करनी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, राइट। उसके बाद अगर कोई नई लाइबिलिटी है आपको पता चली और आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो भी आपकी यही सेम एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तब आप, ये दोनों तो हुए आपके डेबिट साइड से रिलेटेड एंट्रीज। अब क्रेडिट साइड वाली देख लो, यहाँ पे थर्ड एंट्री, अगर एसेट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होते हैं, तो आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, इस तरीके से। ये लीजिए जी, ये हुआ इंपॉर्टेंट केस। फोर्थ, आपको पता चलता है कि कोई एसेट्स रह गया रिकॉर्ड करना और आपने अब उसको रिकॉर्ड किया, तब भी आपको सेम एंट्री करनी होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आपको पता चला कि लाइबिलिटीज की वैल्यू में गिरावट आ रही है और अरे फायदा हो गया, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये चीजें स्टूडेंट्स, ये एंट्री आपको आनी ही आनी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है मैंने आपको बताया। ओके, चलिए, आपने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, ये आपके एसेट्स थे, रिवैल्यूड होने के बाद जो घटी वो यहाँ पे आ गई, जो बढ़ गई, जो फायदे वाली थी वो यहाँ पे आ गई, आइटम्स आपको पता चल गया। उसके बाद या तो स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या आपको होगा लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप देखिए डेबिट साइड में हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं इनको, 2, और क्रेडिट साइड में आगे क्या लगता है, बाई, यहाँ भी क्या लगाएंगे आप, बाई, यहाँ भी क्या लगाएंगे आप, बाई। उसके बाद प्रॉफिट हुआ तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2 प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाई लॉस। अब ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किन का, ये प्रॉफिट होगा आपके ये बेचारे 2 ओल्ड पार्टनर्स, ये नए पार्टनर का नहीं, ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, इस सारे प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 प्रॉफिट, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में,
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी किस रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो में। याद रहेगा, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो आपका अब प्रॉफिट आया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे पार्टनर्स का, तो उसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना, सिंपल सी बात है। अब अगर लॉस हुआ तो ये लॉस भी किसका, इन ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड पार्टनर्स को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा। तो आपको, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सारा का सारा लॉस कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। बस इसीलिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूड क्यों किया, लाइबिलिटीज को क्यों रीवैल्यूड किया, उसका रीजन ये है कि ये नया पार्टनर अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, तो इसको फायदा क्यों मिले, बढ़ रही है, घट रही है, तो ये लॉस क्यों उठाए। एसेट्स को रीवैल्यूड करने के बाद हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ट्रू और फेयर वैल्यू क्या है एसेट्स की, ताकि ये जो नया पार्टनर अब इस फर्म में आ रहा है, इसको ये पता चल जाए कि जो मेरे ये एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज बुक्स के अंदर शो हो रही हैं, इनकी एक्चुअल में ट्रू और फेयर वैल्यू क्या है। बस इसीलिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और फर्म स्टूडेंट्स जब भी नया पार्टनर फर्म में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में, तो फर्म को क्या करना होगा, रीवैल्यूड करना होगा अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। तो ये रहा आपका रीवैल्यूएशन वाला केस। तो अब मैंने आपको कहा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर स्टूडेंट्स फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो इससे रिलेटेड आप क्या एंट्री करेंगे, सीखिए। आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट के केस में, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को करना होगा आपको डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स। आपके जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। याद रहेगा। उसके बाद अगर क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है, ये लॉस वाली केस है, तब आप क्या एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी स्टूडेंट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये सिंपल सी आपको क्या करनी होगी, दो एंट्री होगी। ये कब, जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त लॉस हो जाए, ये कब, जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और ये अगर लॉस होगा तो इसको भी ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना है, आपको डेबिट कर देना है। और प्रॉफिट हो जाए तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक। इसको आपने चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी डिसाइड करें कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो वहाँ भी हमने क्या किया था, एसेट्स को रीवैल्यूड किया था। अब जब नया पार्टनर आया तब भी हम एसेट्स को रीवैल्यूड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, तब भी हम क्या करेंगे, अपनी एसेट्स को रीवैल्यूड करेंगे। तो ये टॉपिक आपके पास आगे भी आएगा, तो ध्यान से समझना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है आपको पता चल गया। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से, कुछ जर्नल एंट्रीज की मदद से सीखेंगे कि कैसे एसेट्स को रीवैल्यूड किया जाए। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करेंगे जब एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल आप लिखिए, एग्जांपल नंबर 1। यहाँ मैं कहता हूँ पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द following transactions कौन सी। सबसे पहला ये तब है जब आपका पार्टनर ने फर्म में ज्वाइन होने का फैसला ले लिया है, वो फर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कहता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, 10% स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है।
और आपको कहा गया है जो बुक वैल्यू यानी आपकी बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू शो हो रही है ना, उनकी जिस वैल्यू पर आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखा था, वो कितनी थी? 54,000 रुपीज़। ओके जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। ये भी 10% ओवर वैल्यूड है, लेकिन यहां जो बुक वैल्यू है ना, ये जो ओवर वैल्यूड स्टॉक की, ये कितनी थी जो आपने बुक में रिकॉर्ड कर रखी है? ये है 66,000। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड, आपसे कहा गया है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड। वैल्यू ऑफ लैंड and building is to be increased to rupees 5 लाख। इसको 5 लाख रुपए तक क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इंक्रीज करना है। और जो बुक वैल्यू है आपकी, जो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो गिवन है, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी थी, वो कितने रुपए थी? ₹4 लाख। ओके। फिर फोर्थ, यहां कहा गया है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख। और बुक वैल्यू आपको दी गई है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए है? ₹4 लाख। फोर्थ पॉइंट हुआ। फिर फिफ्थ पॉइंट, यहां कहा गया है ए डेटर, एक डेटर है जिसका ड्यू कितने रुपए था? 40,000 रुपये, जो कि हमने रिटर्न कर दिया था। ए डेटर whose due is ₹40,000 which रिटर्न ऑफ, जो कि हमने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट्स। हमने क्या मान लिया था कि ये पैसा तो हमने डूब गया। बैड डेट्स कब? लास्ट ईयर पेड ₹30,000। इसने क्या किया? 30,000 रुपीज़ हमें पे कर दिए। पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई हमने तो माना था 1 रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन ये डेटर काफ़ी अच्छा निकला। ये बोला जी ये 40,000 के बदले मैं 30,000 दे सकता हूँ, लेने हैं तो बोलो। हम बोले ठीक है भाई तो 30 दे, तेरे 40 हम अपनी बुक से हटा देंगे। चलो, ये है टोटल केस। ये फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट आपसे कहता है कि एक ओल्ड कस्टमर जिसके अकाउंट को आपने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेप्ट के रूप में, एन ओल्ड कस्टमर whose account has been written off as bad debts। बैड डेप्ट के रूप में आपने क्या कर दिया था? राइट ऑफ कर दिया था। हैज़ promised to pay ₹50,000 in full settlement, ₹15,000 in full settlement। कितने रुपए देने थे इसको? 25,000 रुपये। ये बोला जी 25,000 रुपये के बदले 15,000 रुपये लो और ख़त्म करो बस बात, आगे से ना लेना ना देना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 15 तो आए, वरना तो हमें तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। सेवंथ, आपसे कहा गया ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम। ओके,
क्लेम के लिए एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी फॉर क्लेम included in creditors for rupees 20,000 is settled to rupees 16,000. For rupees 20,000 is settled to rupees 16,000 में सेट कर दी गई। अरे ये तो अच्छी बात है। फिर लास्ट आपसे कहा गया एन ऑफिस इक्विपमेंट, एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था। ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर हो सकता है, इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 October 2020, परचेज्ड ऑन 1 October 2020 को कितने रुपए का? ₹40,000, 40,000 रुपये का एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, लेकिन गलती से आपने इसको पता है कहाँ डेबिट कर दिया, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में। ये बात का पता चला 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को आपको इस बात का पता चला। अरे ये क्या हो गया, जो हमने 1 अक्टूबर 2020 को कंप्यूटर कितने का खरीदा था या ऑफिस इक्विपमेंट कितने का खरीदा था? 40,000 का। गलती से कहाँ डेबिट कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में। तो अब आपने फैसला किया कि चलो सुधारते हैं इसको और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक एसेट था हमारा। किस रेट से डेप्रिसिएशन? ये होगा जी आपका 10% या 20%, कितना चार्ज किया जाए? मैं कहता हूं जी ये होगा आपका 10% पर एनम। और मेथड कौन सा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसकी मदद से। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको 8 ऐसे एसेट्स या लाइबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब पार्टनर ने डिसाइड किया, कोई नया पार्टनर था या नया व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया कि मुझे कोई फर्म को ज्वाइन करना, उसमें एडमिशन लेना है, उसमें एडमिट होना है, तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ों को क्या करना होगा? फिर से रीवैल्यूड करना होगा। रीवैल्यूड कैसे किया जाएगा? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको बस क्या करना है? रीवैल्यूड करके क्या वैल्यू आई है बस आपको वो बतानी है जर्नल एंट्री के थ्रू। तो फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपसे कहा गया स्टॉक। स्टॉक का मतलब स्टूडेंट्स ये क्या, इनका नेचर क्या? ये हमारे एसेट्स हैं। स्टॉक आपके अंडर वैल्यूड करने हैं आपको 10% से। स्टॉक की वैल्यू को क्या करना है? आपको घटाना है 10% से। जो बुक वैल्यू है ना स्टॉक की, वो कितनी है? 54,000। यानी जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो वहाँ पे जो स्टॉक आपके दिखाई दे रहे हैं वो है 54,000 के। आप बताइए कि अंडर वैल्यूड करने के बाद स्टॉक कितने रुपए के हुए, है ना, यानी रीवैल्यूड करने के बाद। स्टूडेंट्स इस केस में जहाँ पे भी आपको अंडर वैल्यूड करना होगा, अंडर वैल्यूड कैसे करेंगे? इसका तरीका है, आप क्या करें, स्टॉक कितने रुपए का था उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 रुपए से। फिर अंडर वैल्यूड करना है ना, तो 100 में से जिस रेट, जो रेट दी गई है आपको अंडर वैल्यूड करने की, वो रिकॉर्ड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टॉक कितने रुपए का है हमारा यहाँ पे? 54,000 रुपीज़ का। हम निकाल रहे हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 माइनस में कितने परसेंट कहा गया अंडर वैल्यूड करने को? 10%। तो ये आया जी आपका 54,000,000 डिवाइड बाई आपका 90,000 रुपये। स्टूडेंट्स ये गई 1 0 से 1 0, ये रहा 6 9 जा 54, तो ये आई स्टूडेंट्स आपकी 3 0। तो यहाँ अंडर वैल्यूड करने के बाद स्टूडेंट्स आपका स्टॉक कितने रुपए का है? 60,000 रुपए का। और बुक्स में कितने रुपए का है? ये 54,000 तो है बुक वैल्यू, और ये क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू। अब अंडर वैल्यूड करने के बाद एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। आपको पता चला रही है तो 60,000 रुपए क्या है,
पहले 54 का था, बुक में रिकॉर्ड कर रखा था, अब 60,000 रुपये का। तो फायदा हुआ है लॉस हुआ आपको? ऑब्वियस ही बात है फायदा हुआ। फायदा हुआ तो आप बताइए आपका ये एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियस ही बात है बढ़ गई है ना। तो जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं उनको? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, है ना। तो इसकी क्या एंट्री होंगे? आपको एंट्री करनी होगी, आप करेंगे जी स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए स्टूडेंट्स? यहां 60 है, ये 54,000 है, तो कितना डिफरेंस आया? 6,000 रुपए, 6,000 का टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये एंट्री हुई जब आपने क्या किया? आपके स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड केस में आ जाइए। इस बार कहता है कि स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है 10% से, जिसकी बुक वैल्यू क्या है? 66,000 रुपीज। चलिए जी फटाफट से देखते हैं क्या केस है। तो स्टूडेंट्स यहां इस केस में आप क्या करेंगे? ये स्टॉक है, इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, इसको डिवाइड कर देना 100 प्लस रेट, बस आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। 66,000 का आपका कह रहा है स्टॉक, 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड किससे करो? 100 प्लस रेट कितना है आपका ओवर वैल्यूड? 10%, तो 10 से इसको कर दो, तो ये आएगा 66,000, उसके बाद 2 0 और लगा दो, ठीक है, और ये आएगा आपका 110, 1 0 से 1 0 गई, 11 6 तो वो हो, ये तो स्टूडेंट्स 60,000 आई। हमारी वैल्यू कितनी आई? 60,000 रुपीज। अरे बाप रे, स्टॉक कितना था स्टूडेंट्स आपका बुक में? 66,000 का। आपने कहा इसको ओवर वैल्यूड कर दो, बुक वैल्यू है 66,000 की, एक्चुअल वैल्यू है आपकी 60,000 रुपए की, जो आपने रीवैल्यू करने के बाद पता चली। देखिए बुक वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कम हो गई है, कितने रुपए कम होगी? 6,000 रुपए कम हो गई। 66,000 से घट के एक्चुअल वैल्यू कितनी आई? 60,000। तो जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हम क्या एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है कितने रुपए से? 6,000 रुपीज से, और टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ये लीजिए। अब थर्ड केस पे आइए। एग्जामिनर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना है कितने रुपए तक? 5 लाख रुपए तक आपको वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू थी कितनी? 4 लाख रुपए। 4 लाख से वैल्यू बढ़ा के 5 लाख रुपए होगी, मतलब कितने का फायदा हुआ? आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की? 1 लाख रुपए आपका फायदा हुआ है। तो आप क्या एंट्री करेंगे? जब भी प्रॉफिट होगा तो एसेट्स बढ़ गए, तो उन एसेट्स को डेबिट कर दो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे हम? डेबिट कितने रुपए से? 1 लाख रुपीज से, 1 लाख का फायदा हुआ ना। और क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को, कितने रुपए? 1 लाख रुपीज। सिंपल। अब देखो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देखो बिल्कुल देखने में सेम लग रहा है, बस एक चीज का फर्क है। यहां पे कहा गया है 2 और यहां कहा गया वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई रुपीज 5 लाख, जिनकी बुक वैल्यू थी 4 लाख, मतलब 5 लाख रुपए से और बढ़ा दो, मतलब 4 लाख रुपए थी प्लस 5 लाख, बाई रुपीज 50 लाख, टोटल कितनी होगी? 9 लाख रुपए। एक्चुअल वैल्यू कितनी? 9 लाख रुपए। बुक वैल्यू कितनी? 4 लाख, बाई 5 लाख, 5 लाख रुपए से और बढ़ा दो, यानी 5 लाख रुपीज से और बढ़ गई, 9 लाख रुपए होगी। तो अब स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5 लाख रुपीज। याद रखना 5 लाख रुपए से करनी है जब भी बाई। पता चल गया 2 और बाई में क्यों फर्क है? इंग्लिश की क्लास को काफी अच्छे से अटेंड कीजिए स्टूडेंट्स। यहां अकाउंट्स में गेम हो सकता है वरना आपके साथ। चलिए नेक्स्ट। अब कहा एक डेटर था स्टूडेंट्स जिसके 40,000 रुपये बकाया था, हमें लेना था। हमें लगा ये पैसा नहीं देगा, तो पिछले साल हमने क्या किया? इसको राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमने मुक्का मारा और बस भूल गए, ख़त्म भाई, ये पैसे नहीं आने वाले।
अचानक से ये डेटर प्रकट हुआ, ये हमारी फर्म में आया, बोला जी 40,000 रुपये मैंने आपको देने थे। हमने कहा जी हाँ देने तो थे, हम लोग सोचो कि भाई ये नहीं देगा, हमने तो राइट ऑफ भी कर दिए। ये कहता जी देखो मैं सिर्फ 30,000 रुपये दे सकता हूँ, 40 के बदले 30 लेते हो तो बोलो। हमने बोला भाई हमें तो 0 की उम्मीद है, 30 देगा तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आप इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, देखिए फिफ्थ केस में पहली एंट्री तो होगी, आपके पास पैसा आया 30,000 रुपये, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 30,000। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपके बैड डेब्ट्स क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। तो आप करेंगे एंट्री बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कितने रुपये, 30,000 रुपीज़। फिर सेकंड एंट्री स्टूडेंट्स, आप जो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए हैं इनको डेबिट कर दो, तो कीजिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 30,000 रुपीज़। और क्रेडिट किसको करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि पैसे मिल जाएंगे। ये लीजिए, सिंपल। ओके, नेक्स्ट आपसे कहा है एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने क्या कर दिया था, राइट ऑफ। हमने कहा बैड डेब्ट है भाई गए, लेकिन उसने कहा जी 25,000 के बदले मैं आपको क्या कर सकता हूँ, 15,000 रुपये दे दूंगा। हमने कहा अरे अच्छी बात है यार, हम तो 0 मान के बैठे थे, तो 15 मिल गए, बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या एंट्री करेंगे इस केस में, ये बन गया आपका डेटर है ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 25 वाला हमने कितने में सेटलमेंट कर ली, 15,000 रुपये में। हमें तो 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं थी, हमने तो राइट ऑफ कर दिया था, फायदा हो गया। चलिए अब देखिए, ये 6th केस था, 7 था, ये 6 था। अब कहा गया एक लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 सेटल कितने रुपए में कर दी, 16,000 में। तो अब क्या एंट्री करेंगे, देखिए इस केस में आपको एंट्री करनी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट है ना, लाइबिलिटी क्लेम हुई थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट देखिए कितने रुपए की थी, 20,000 रुपये की। आपको करना है टू बैंक अकाउंट, पैसे कितने, अरे पैसे कितने में, ये कहा ना सेटल हुई 16,000 में, तो 16,000 रुपये चलो गए। तो हम करेंगे 16,000 रुपीज़, और फिर आपको करना है बाकी 4,000 रुपये बैलेंस कहाँ जाएगा, ये जाएगा जी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इस तरीके से 4,000 रुपीज़, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, कहा गया एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था 1 अक्टूबर 2020 को, ओके, 40,000 रुपये का। इस ऑफिस इक्विपमेंट को हमने क्या मान लिया, हमने इसको डेबिट कर दिया, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, यहाँ मैं कहता हूँ ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट था, उसमें गलती से क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। अरे एक एसेट है, एसेट को आपने क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हो। 31 मार्च 2022 को इस बात का पता चला तो हमने कहा गलती सुधारेंगे तो क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, ये एसेट है एक, तो पहली बात इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना चाहिए था, तो हमने कहा 10% पर एनम की मेथड की मदद से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो आप एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एंट्री होगी आपकी ऑफिस, सबसे पहले ये आपको एसेट अभी तक अनरिकॉर्डेड था ना आपकी बैलेंस शीट में, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री तो ये होगी। अब अमाउंट देखो भाई, कितनी अमाउंट, कितना पैसा आपको लिखना है। देखो जैसा इसका नाम बता रहा है 40,000 रुपये का ये था, 40,000 था, आपको 10% डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। कितने महीने के लिए, 1 अक्टूबर को पता चला, तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये आया स्टूडेंट्स 40,000 में से 10% आप 6 महीने का करेंगे तो 2,000 रुपये आया, तो वैल्यू रह गई 38,000 रुपये। ये कब की है, 31 मार्च 2021 को। मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2021,
अब आपको क्या करना है, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि 31 मार्च 2022 को पता चला इस बात का, यानी तब तक आप उस दिन आप रीवैल्यूड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस 38,000 में से फिर से क्या करना होगा, 10% डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये कितना आएगा, 33,800 को माइनस करने के बाद 34,200 रुपीज़ क्या रह गई आज के दिन, इसकी एक्चुअल वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद है। तो बस यही कहना चाहता था आपसे एग्जामिनर। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 34,200 रुपीज़, और ये सारा का सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूड होने के बाद। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो देखो 8 केस थे, 8 हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या किया, रीवैल्यूड किया। कैसे किया आपने देखिए, ये सारे केसेस इस तरीके से आपको क्या होगा, ये एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी और आपको इस तरीके से इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है, और इसकी मदद से आप क्या बना लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अगर आपसे कहा होता कि बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना होता, तो भी हम कैलकुलेट करते। तो वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल में। चलिए तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनर हमें कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बनाओ और ये भी बताओ कि पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चलिए यहाँ मैं आपकी इस क्वेश्चन को अब इरेज कर देता हूँ। ये हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हैं, तो बस इनकी मदद से हम क्या बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हमें ये भी चेक करना होगा कि उनकी जर्नल एंट्रीज तब क्या करेंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अब इस केस में कैसे प्रॉफिट या लॉस का आपको पता लगाना है और कैसे अब वो प्रॉफिट और लॉस को कौन बियर करेंगे, आपके फर्म के पार्टनर्स। ठीक है, चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ ये जो हम फर्म की बात कर रहे हैं जिसके हमें एसेट लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड किया, उसके ओल्ड पार्टनर्स थे एक्स और वाई। उनके बीच में ओल्ड रेशियो थी 1:1। उन्होंने डिसाइड किया कि जेड को क्या करना है, न्यू पार्टनर के रूप में फर्म में ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर कीजिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए एंड पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। अगर ऐसे दिया होता तब तो स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्रीज तो हम कर ही चुके हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो जर्नल एंट्रीज बच जाएगी उसको आप कर देंगे। तो चलो जी, सबसे पहले ये लीजिए, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का, ये अमाउंट का, ये फिर से आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट का। अब देखिए स्टूडेंट्स, बस फटाफट से जर्नल एंट्रीज देखिए और वैल्यू को पुट कीजिए। सबसे पहले क्या एंट्री है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आप लिखेंगे इस तरीके से, बाई स्टॉक, ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। कितने रुपए, 6,000 रुपीज़। ये अंडर वैल्यूड था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए स्टॉक। ओवर वैल्यूड कितने रुपए का था, यहाँ ओवर वैल्यूड की अमाउंट है आपकी फिर से 6,000 रुपीज़। उसके बाद थर्ड एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग। अब की बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है 1 लाख रुपये से, आप लिखिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। चलिए जी 1 लाख रुपये से होगी। उसके बाद आपसे कहा है लैंड एंड बिल्डिंग फिर से 5 लाख रुपए से, तो फिर से आप लिखिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आई 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपसे देखिए यहाँ
बस रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है, इस एंट्री को छोड़ो, इस एंट्री पे फोकस करो। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितने पैसे जाएंगे 30,000 रुपीज। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितने रुपए 30,000 रुपीज। उसके बाद आइए यहाँ पे ये एंट्री नोट कर ली। फिर 6th पे डेटर्स अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कितने रुपए से 15,000 रुपये से। तो आप लिखिए यहाँ पे बाई री डेटर्स अकाउंट कितने रुपए 15,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया है 20,000 रुपये से, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है 4,000 रुपये से। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट को जितने रुपये से क्रेडिट किया है उतने रुपये से यहाँ पे 4,000 से एंट्री कर दीजिए। लास्ट कहा गया ऑफिस इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,200, तो इसको भी आप इसी तरीके से लिखेंगे बाई ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए, ये हुआ 34,200 रुपीज़। तो बस इस साइड का टोटल कर दीजिए, इस साइड का टोटल कितना हुआ 5 और 1 6 लाख, 6,30,000, 6,30,000 और ये और इसको जोड़ा 6,40,000, 6,50,000, 6,80,000, 6,89,200 रुपीज़, 6,89,200 रुपीज़ स्टूडेंट्स आपका टोटल आया क्रेडिट साइड का। ऑब्वियस सी बात है डेबिट का भी यही टोटल आएगा। ये लीजिए 6,89,200 रुपीज़। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आया वो होगा आपका प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट स्टूडेंट्स, ये हुआ 6,83,200 रुपीज़। ये प्रॉफिट कौन बांट लेंगे, आपके ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है आपके ओल्ड पार्टनर्स, एक है एक्स एक है वाई, किस रेशो में ओल्ड रेशो में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना पैसा जाएगा। तो आधा पैसा एक्स के अकाउंट में जाएगा, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 3,41,600 रुपीज़ एक्स के पास, 3,41,600 रुपीज़ किसके वाई के कैपिटल अकाउंट में, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब बस आपको ये जर्नल एंट्री और करनी होगी। 8 एंट्री हम कर चुके हैं देखिए, उसके बाद आप करेंगे एक और एंट्री जिसको मैं कहूँगा 9th एंट्री। तो 9th एंट्री क्या होगी, ये वाली। आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ एसेट्स को रिवैल्यूड करने के बाद, 6,83,200 रुपीज का। तो लिखिए, और उसके बाद एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितने 3,41,600 रुपीज़, वाई के कैपिटल अकाउंट में 3,41,600 रुपीज़। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में क्या करना है, आपको ये प्रॉफिट उनके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है बस। अब ये जो एसेट्स रिवैल्यूड होने के बाद ये आपको फिर से क्या बनानी होगी, एक नई बैलेंस शीट बनानी होगी, और उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अब ये जो नया पार्टनर जेड आया है उसका भी हिस्सा होगा। ये जो आपने एसेट्स को रिवैल्यूड किया इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। जो ऑलरेडी आपकी बुक वैल्यू थी, आपने बुक वैल्यू निकाली, आपने एक्चुअल वैल्यू निकाली, जो उनका डिफरेंस था आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट डाउन कीजिए, उसकी मदद से आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को आपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में बांट दिया। सिंपल। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको कहे
जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ और बैलेंस शीट भी नहीं बना के दिखाओ और जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाओ। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी होगी, बैलेंस शीट भी बनानी होगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। कुछ क्वेश्चंस में पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोल देगा, उसके बाद कहेगा जर्नल एंट्रीज करो। अगर ऐसा करता है ना, मान लीजिए यहाँ इस तरीके से आपने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद कहता है आप जर्नल एंट्रीज कीजिए, तो आप क्या करें, इसके लिए एक एक एंट्री ना करके, आप सिंगल सिंगल एंट्री ना करके आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही एंट्री कर देंगे बस। और वो सारे के सारे एसेट्स आप डेबिट करके और फिर आपको क्या करना है, इस स्टॉक को आपको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। कैसे, चलिए मैं सिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी अलग अलग एंट्री ना करके देखिए कैसे। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, केस बाय केस स्टूडेंट्स ये डिफर करेगा। अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि जर्नल एंट्रीज कीजिए तो जर्नल एंट्री आपको ऐसे करनी होगी जैसे रेज की। अगर आपसे कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लास्ट में कहता है जर्नल एंट्रीज करें, तो आपको करनी होगी, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक आप लिखिए। सबसे पहले आपकी पहली एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसको भी क्या करना है, डेबिट करना है। थर्ड, फिर से लैंड एंड बिल्डिंग, इस अकाउंट को भी क्या करना है, डेबिट करना है। फोर्थ में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसको भी क्या करना है, डेबिट करना है। फिर डेटर्स, इन डेटर्स को भी क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा। फिर आपका कहा गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा। फिर आपसे कहा गया ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, तो इनको भी क्या करना है, आपको डेबिट करना है। फिर इनकी अमाउंट लिख देना, ये लीजिए 6000 रुपीज़, फिर भाई 1 लाख रुपीज़, फिर आपकी आएगी 5 लाख रुपीज़, है ना। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड 30,000 रुपीज़ के, डेटर्स कितने रुपए के थे, 15,000 रुपये के। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, 4,000 के। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितना दे रहा था, 34,200 रुपीज़ का। और फिर आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन सभी का टोटल कितना होगा, तो ये रहा जी डेबिट साइड का सबका टोटल है 6,89,200 रुपीज़, 6,89,200 रुपीज़, ये पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री आपको ये करनी होगी, बस यहाँ एक ही आइटम है ना, तो आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट आया, उसके बाद यहाँ पे 9th की जगह अब ये आपकी क्या होगी, थर्ड एंट्री आपकी ये कहलाएगी। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, सोल्व करते हुए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करते हुए, जर्नल एंट्रीज करते हुए, अकाउंट्स बनाते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम आने वाले टाइम में जब कंसेप्ट, अदर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ बहुत से क्वेश्चन ऐसे सीखने को मिलेंगे। चलिए जी नोट डाउन कीजिए।